नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी आप सभी की चल रही है ना? हाँ जी बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे जिसको पिछली क्लास में हमने छोड़ दिया था। जी हाँ प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड के यानी कि आप सभी के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को हम लोग लेके चल रहे थे, जिसमें पहला इकाई, जी हाँ प्यारे बच्चों, पहली इकाई की हम सभी ने जो है परिचय देखा था। परिचय देखा था और ये पहली इकाई क्या थी? तो प्यारे बच्चों आपने देखा था भारत संसाधन संसाधन एवं उपयोग। इसके अंदर हमने आपको ढेर सारी बातें समझाती थी प्यारे बच्चों, जो आप समझ चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग उस वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो क खंड है उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ा दिया था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन बनने में तकनीक की अहम भूमिका होती है। जो बच्चा पिछली कक्षा नहीं पढ़ा होगा वो पिछली जरूर देख लेना, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बढ़ा दी है, उसको जाकर के अच्छे से देखो, ठीक है। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, किसने कहा था? तो हमने पढ़ा दिया था जीमरमैन ने। संसार का सर्वोत्तम संसाधन भी हमने पढ़ा दिया था, वो क्या होता है? मानव होता है, क्योंकि वो भी चीजों को, वस्तुओं को उपयोगी बनाता है, संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है, या फिर अपनी से भी किसी के दूसरे के जीवन में वो कार्य करता है ना। जैसे हम ही हैं, आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो हम भी एक क्या हो गए? संसाधन हो गए। ये तमाम बातें आप पढ़ चुके हो। आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम लोग यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आ जाते हैं बड़े आराम से संसाधनों के वर्गीकरण की आज हम करेंगे चर्चा। तो आइए प्यारे साथियों, ढंग से देखते हैं और मजे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो देखो ध्यान से। तो जी प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब पिछली कक्षा में इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न भी आपको दे दिए थे। जैसे ही ये वीडियो मतलब ये पूरा आपका खत्म होगा, एंड होगा चैप्टर, तो अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके दो रूप होगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव और एक होगा उसका सब्जेक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चों। और कुछ ही दिनों में आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा कि अब हम लोग भी जो है पूर्ण रूप से ऑनलाइन पे अब मिलेंगे, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर के मैं आ रहा हूं, जहां से मैं आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्गीकरण की बात करें प्यारे साथियों, तो इसका वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। इसके आधार अलग अलग है, यानी कि अलग अलग आधारों पे वर्गीकरण किया गया है प्यारे बच्चों। अलग अलग आधारों पर, अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहले यदि हम लोग पढ़ें, जो मैंने कल डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि यदि हम लोग बात करते हैं निर्माण के आधार पर, तो हम लोगों ने मोटा मोटी हमारे साथ दो निकला था, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे साथियों निर्माण के आधार पर या उत्पत्ति आप जो कह लो, जो हम लोग अभी लेके नहीं चलेंगे, जिसमें हमने कहा था एक होता है प्राकृतिक संसाधन प्यारे बच्चों, और एक हमने पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं मानवकृत या मानवीय संसाधन। हालांकि ये अपने सिलेबस में थोड़ा सा ही ऊपर में दिया गया है, ठीक है, तो ये हम लोग आराम से कह सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं इन आधारों पे देखेंगे, ध्यान से देखें। प्राकृतिक और मानवीय, यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होगी, ध्यान से देखिएगा, हम लोग उसी को फोकस करेंगे जो इसमें दिया है। तो सबसे पहले वही आधार हो गया उत्पत्ति के आधार पर, हालांकि ये भी आपके उत्पत्ति के आधार पर ही है, या आप बोल सकते हो निर्माण के आधार पर, ठीक है, निर्माण यानी कि बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर। ये हमने पढ़ा जो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं। अपने सिलेबस के प्यारे बच्चों हिस्सा यहाँ से शुरू होता है
और सबसे पहले अपने बुक में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये उत्पत्ति के आधार पर फोकस करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपने सामने है उत्पत्ति के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर वो भी है, लेकिन जो बुक में है हम लोग उसको क्लियर करेंगे। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर दो होते प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपने सामने क्या आता है, जैव, क्या लिखा है पढ़ के देखो जरा, जैव संसाधन, और क्या होता है, अजैव संसाधन। यहाँ पे समझ जाओ, एक होता है अपना जैव संसाधन, ठीक है प्यारे बच्चों, और ख की बात करें ये हो जाते हैं आपके अजैव संसाधन। अब ये दोनों में क्या फर्क है इसको अच्छे से समझिएगा। देखो, जैव का सीधा मतलब क्या है कि वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है। ध्यान से सुनिएगा, वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, यानी कि जैव मंडल से ये प्राप्त संसाधन होते हैं। संसाधन है प्यारे बच्चों जिनमें प्यारे बच्चों सजीवों के लक्षण जो है या सजीवों के गुण आप कह सकते हैं, ठीक है, वो मौजूद होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मैं मोटा मोटी लिख रहा हूं, लेकिन जब प्रश्न उत्तर की बात आएगी तो हम लोग वहां पे प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो मानव हो जाएंगे, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हो जाएंगे, इसके अंदर में जीव जंतु हो जाएंगे, वो सभी के सभी अपने जैव संसाधन होंगे। तो इनके अंदर में क्या क्या आ जाएगा, वनस्पति हो गए आपके, ठीक है, सभी के सभी जीव जंतु हो गए आपके। बात समझ में आया? आप देख सकते हैं जो आपके बुक में समझाया है, जितना भी मत्स्य मतलब मछली पशुधन हो गए, और अन्य भी जो प्राणी समुदाय है सबके सब किसमें आ जाएंगे, जैव। जैसे बात करते हैं प्यारे बच्चों अजैव का, तो सीधे सीधे शब्दों में आता है वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति यानी कि निर्जीव वस्तुओं से होती है। तो निर्जीव वस्तुओं से ये प्राप्त संसाधन होते हैं, प्राप्त संसाधन है। अब इनमें अगर जैसे की बात करेंगे तो जो भी निर्जीव चीजें हैं, जैसे कि आप कह सकते हो पहाड़ है, आप पठार कह सकते हो, आप मृदा यानी कि मिट्टी कह सकते हो, आप वायु कह सकते हो, आप जल कह सकते हो। तो जो हमें जैव मंडल से प्राप्त, जैव मंडल जिसमें जीव जगत को ही तो दूसरे शब्दों में जैव मंडल कहते हैं, प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे जैव संसाधन, और जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे अजैव संसाधन। ये हम जो है इस तरीके से बना रहे ताकि आप नोट्स बनाए तो सभी आपको याद हो जाए। अब प्यारे बच्चों ये पहला हो गया वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरा आधार। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा जो आधार है वो आपको बांटा गया है उपयोगिता के आधार पे। ध्यान से देखिएगा, उपयोगिता के आधार पे, इसको बड़े अच्छे से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अपने लिए बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, एक बार सोशल साइंस यदि प्यारे बच्चे आप समझ गए ना कैसे हमें समझना है। देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बुक रीडिंग कर करके आगे निकल जाते हैं। बच्चा को समझ आया तो भी ठीक, और नहीं आया तो भी ठीक। अब अगर हम बात करें उपयोगिता के आधार पे यानी कि यूज के आधार पे, उपयोग के आधार तो हमारे सामने दो ही निकल के आते हैं। एक को आप बुलाते हो प्यारे बच्चों नवीकरणीय, और एक को आप बुलाते हो प्यारे बच्चे अनवीकरणीय। क्या बुलाते हो बताओ जरा, अनवीकरणीय। अब देखो ये दोनों में अंतर समझो, और ये अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर समझो, ठीक है, समझिएगा प्यारे साथियों। देखो एक प्यारा सा शब्द होता है ना नवीन, ध्यान दीजिएगा, एक प्यारा सा शब्द होता है प्यारे बच्चों नवीन। नवीन का मतलब होता है नया। क्या होता है बोलो, नया। अच्छा, करणीय माने करना, तो इसका मतलब क्या निकला, नया कर देना, पुनः प्राप्त करना। और अ का मतलब हो जाता है नहीं, और जो पुनः प्राप्त नहीं होगा, जो नया नहीं होगा। तो वैसे संसाधन को हम जो पुनः प्राप्त होंगे, जो नया हो जाएगा, उसे हम कहेंगे नवीकरणीय,
अब ध्यान से समझिएगा, तो नवीकरणीय ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लो कि जल है, तो हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया घरेलू कार्यों में, पुनः जल को यदि हमें यूज करना है तो या तो उसको आप कृषि कार्य में लगा दो डायरेक्ट, अलग बात है, या फिर अगर उस जल में कुछ आप प्रोसेस कर दो, कुछ तरीका कर लो, तो पुनः आप उसका यूज कर सकते हैं, इवन पीने लायक आप बना सकते हैं। कैसे? उसमें आपको 3 विधियां लगानी होगी, एक भौतिक, एक रासायनिक और एक यांत्रिक, 3 विधि याद रखना। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब समझ गए? वैसे संसाधन, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास बुक हो, जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 बातें आई, भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जरा बताइए, नवीकरणीय संसाधन। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या है, उदाहरण में जरा ध्यान से समझना। देखो, एक है सौर ऊर्जा, फिर है पवन ऊर्जा, फिर जल ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा, वन्य प्राणी। मतलब ये जितने भी है उदाहरण में, आप यहाँ से, आप बुक से भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जगह छोड़ दें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन एक प्रॉपर जब उत्तर लिखना होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे लिखना, भी हम समझा रहे हैं। देखो, भौतिक विधि के अंदर में क्या होता है, जो हमें दिखता है, जैसे पानी है, मान लीजिए जल है, ठीक है भैया, इसे आप उबालोगे, उबालना, इसमें कोई ना कोई आप रसायन डालोगे, केमिकल, कोई फिटकिरी वगैरह डालोगे, और इसे किसी न किसी यंत्र पे, यंत्र माने मशीन पे, जैसे मान लो गैस चूल्हा पे जो है आप बर्तन का इस्तेमाल करोगे गर्म करने के लिए, तो ये भौतिक, ये रासायनिक, ये यांत्रिक, इन्हीं से आप पुनः क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं उन सभी चीजों को। तो वो सभी क्या कहलाएंगी? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। अब देखो, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना कि जो नवीकरणीय संसाधन होता है, इसको हम लोग चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय संसाधन भी है, और ये पुनः पूर्ति योग्य भी है, पुनः पूर्ति योग्य भी ये संसाधन है। याद रहेगा, यानी कि सब एक ही नाम है। अब अनवीकरणीय संसाधन में हमें क्या समझाया किताब ने, समझो जरा। जो संसाधन लंबी अवधि में, अवधि माने समय, जिसमें खूब ज्यादा समय लगता है, और एक जटिल यानी कि एक कठिन प्रक्रिया से जिसका निर्माण होता है, जिसको निर्माण होने में लाखों साल लग जाते हैं, और ये पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, ये एक बार यूज किए फिर दोबारा शायद ही हम संभव है उसको यूज करना। जैसे क्या हुआ? जीवाश्म ईंधन। यानी कि ये जो संसाधन है प्यारे बच्चों, ये लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है, जटिल प्रक्रिया से निर्मित होता है। इस बात को मत भूलना, ठीक है। अब इसमें जैसे में क्या आया प्यारे साथियों? जीवाश्म ईंधन। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या है देखना, जीवों के वश्म से, यानी कि जीवों से जो ईंधन बनता है। ईंधन तो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में कि जिसे हम जलाते हैं, जिसे उष्मा की प्राप्ति होती है, वो ईंधन होता है। अब जैसे देखो, जो पेड़ पौधे हैं, जैसे जो मृत जीव जंतु हैं, है ना, वो सब जमीन में चले जाते हैं, और बहुत दिनों तक क्या होते हैं? वो जमीन के अंदर दबे चले जाते हैं, और वो ईंधन का रूप ले लेते हैं। वहीं से पेट्रोलियम निकलता है, वहीं से कोयला निकलता है। तो इसी ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख दो, या उदाहरण में मन करे प्यारे साथियों तो आप पेट्रोलियम लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर में आप कोयला लिख सकते हो,
ये सब के सब किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के ही क्या है? उदाहरण है। यानी कि सब के सब अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। तो आपने अभी कितने संसाधन पढ़े? 2। एक पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन होते हैं? जैव और अजैव। बोलो जरा क्या होता है? जैव और अजैव संसाधन होते हैं। जो जीव जगत से हैं जैव, जो निर्जीव से है उसे क्या कहेंगे? अजैव। दूसरा आपने क्या पढ़ा? उपयोगिता के आधार पे पढ़ा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जो रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक प्रक्रिया से प्राप्त होगा उसे नवीकरणीय, जो नहीं प्राप्त होगा, जो पुनः पूर्ति योग्य नहीं होगा, जो लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया से बनेगा। जटिल माने तुम ही बताओ ना, कोयला बना है, क्या क्या प्रक्रिया उसमें हुई है हमें थोड़े पता होता, तो घर पे कोयला नहीं बना लेते। तो इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब प्यारे साथियों अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं और ये है, समझिएगा बड़े ध्यान से, और ये हमें पढ़ना है स्वामित्व के आधार पर। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हमें पढ़ना है। अच्छे से देखिए अब ये स्वामित्व क्या है प्यारे साथियों? तो स्वामित्व का मतलब समझे हो ना, स्वामी से बना स्वामित्व। स्वामी का मतलब क्या होता है बताओ जरा? तो बहुत बच्चे कहेंगे सर हम तो देखते हैं कि मेहरारू जन होला सन वो अपना अपना पतिदेव लोग के स्वामी कहते हैं। चलो ठीक है, गृह स्वामी आपने सुना होगा, है ना? भू स्वामी आपने, स्वामी माने मालिक, जिसका अधिकार हो किसी वस्तु पे। गृह स्वामी घर का मालिक, भू स्वामी भूमि का मालिक, मेहरारू स्वामी मेहरारू का मालिक। तो ये है स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पर जितने भी संसाधन है ना प्यारे साथियों, इन समस्त संसाधनों को हम लोगों ने 4 कैटेगरी में बांटा। ध्यान से देखिएगा कितनी कैटेगरी में? हम लोगों ने 4 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, सबसे पहला जो आया उसे हमने कहा व्यक्तिगत, दूसरे को हमने कहा सामुदायिक, देख लो, दूसरे को हमने कहा सामुदायिक। ठीक है प्यारे साथियों, तीसरा जो आपके सामने आया वो आता है आपको राष्ट्रीय, वो आता है आपको राष्ट्रीय। और चौथा जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ये कितने हो गए देख सकते हैं आप, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये 4 तरीके के आपके संसाधन हो। अब ये चारों में क्या क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा बहुत समझ जाओ, हम फिर बता रहे हैं, जब क्वेश्चन आंसर की बात होगी तो हम लोग उसमें करेंगे। व्यक्तिगत संसाधन मतलब निजी संसाधन, आप इसको प्यारे बच्चों ये भी कह सकते हो कि गुरुजी ये निजी संसाधन है। ये क्या है बोलो? निजी है। मतलब व्यक्तिगत संसाधन वो होता है, व्यक्तिगत संसाधन वो होता है जो जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है प्यारे साथियों, जिस पर किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वो सरकार को टैक्स भी देता है। यानी कि ये जो है किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार में होगा, विशेष व्यक्ति के अधिकार में है, अधिकार में होगा, और इसके बदले जो है उसे कर देना पड़ेगा। कर बोलते हैं टैक्स को लगाना, उसके बदले उसे सरकार को कर देना होता है, कर देना होता है। याद रहेगा, जैसे आपका मकान है ना, किसी की जमीन, किसी के पास जो गहने हैं वो, किसी का बाग बगीचा है वो सारा इसमें आ जाएगा। अब यहां से देखो अगली कहानी क्या आ गई, समझ गए? व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, सामुदायिक नाम से ही पता है जिस संसाधन पर किसी समुदाय का अधिकार हो प्यारे बच्चों, जिस पर किसी समुदाय का अधिकार हो। समुदाय मतलब समझते हो ना, जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, उसका अधिकार होगा तो उसे हम कहेंगे सामुदायिक। जैसे बेटा मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, कोई पार्क हो गया, है ना, मोहल्ले वाले लोगों ने बना दिया एक समुदाय के कि इसमें हमारे बच्चे ही खेलेंगे, उसको चारागाह हो गया, उस सभी को हम लोग किसमें रखते हैं? सामुदायिक संसाधन में रखते हैं।
अब अगला संसाधन है बेटा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ कि देश के अंदर जितना संसाधन है, देश के अंदर जितना संसाधन है, यानी कि समस्त संसाधन वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। जो संसाधन चाहे व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो। अब आ जाओ अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखो क्या होता है, एक तो हो गया जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ले तुम्हारा हो गया। दूसरा जो किसी समुदाय का अधिकार हो, आप लोग का हो गया। राष्ट्र का अधिकार हो, वो उनका हो गया। अब प्यारे साथियों, यहां पर आता है एक प्यारा सा शब्द, वो है अंतरराष्ट्रीय। यानी कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, वो देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, जिनका देखरेख कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्था का जिस पर अधिकार होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थान का अधिकार होगा। अब ये कौन से संसाधन होते हैं? अधिकार होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या बोलेंगे जरा बताओ? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे है ना, आपने पढ़ा होगा कि समुद्र में जो है, कहा समुद्र में जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देख लो क्या लिखा है, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो यही क्षेत्र जो है, इससे जो बच जाता है, ये भी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं? अब यही जो है प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी। अब मान लो जैसे प्यारे साथियों, ये समुद्र हो गया, ये तुम्हारा इधर भारत हो गया। मान लो ये 200 किलोमीटर तक की तट रेखा से, कितना? 200 किलोमीटर तो इसका हो गया, इधर वाला का भी 200 किलोमीटर हो गया। अब ये जो क्षेत्र बच गया, इस क्षेत्र को ही हम बोलेंगे कौन संसाधन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब यहाँ कुछ भी मिलेगा, उसको कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था देखरेख करेगी, उसका निपटारा करेगी। तो ये हो गए आपके स्वामित्व के आधार पर। बोलो कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, समस्या? क्लियर हो गया ना? यहाँ पे आप ये भी समझ गए कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? अब अगला संसाधन पढ़ना है, बोलो जरा। विकास के स्तर के आधार पर। ये बड़ी कंफ्यूज करता है, लड़का सब कहता है ए सर ई कथी आ गया। अब आ जाओ राजा हम चौथा, समझना यहाँ पे क्या पढ़ना है बताओ जरा। विकास के स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर। देखो नाम से ही ना आधा बीमारी का समाधान। कैसे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कैसे? नाम ही क्या लिखा है? विकास का स्तर। यानी कि कोई ऐसा संसाधन होगा जो विकसित है, कोई ऐसा संसाधन होगा जो विकसित नहीं है, मतलब जो यूज करने लायक है, जो अभी यूज करने लायक नहीं है। तो हमें विकास का लेवल देखना है, डेवलपमेंट का हमें लेवल देखना है, किस स्तर पर। अब उसी में संसाधनों को फिर बांटा गया 4 हिस्सों में। सबसे पहले प्यारे बच्चों आ गया संभावी। क्या गया बताएंगे जरा? संभावी संसाधन। हमारे पास दूसरा निकल के आता है, देखेंगे जरा, जिसको हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। ध्यान से समझना, चारों के चारों विकसित संसाधन। तीसरा आता है भंडार संसाधन, और चौथा आता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, ये अपने हो गए 4। क्लियर? कितने हो गए बताएंगे जरा? 4। अब इसके अंदर में कहानी को हम आगे लेके बढ़ते हैं कि सर कौन क्या प्रक्रिया है। देखो सबसे पहले कौन संसाधन? संभावित। नाम से ही पता चल रहा है संभावना। क्या प्यारे बच्चों? संभावना। ऐसे संसाधन है ये जिनका ऐसे संसाधन है किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, जिसे उपयोग में लाने की पूरी संभावना है। देखो शब्द आ गया ना, संभावना है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो उन संसाधन को हम क्या कहेंगे? संभावित संसाधन। तो आप यहां से इसका आंसर लिख सकते हैं। उदाहरण समझो, हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण नहीं हुआ,
दुर्गम भी है और महंगा भी है। राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में पवन सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन इसका सही रूप से विकास अभी तक नहीं हो पाया है। मतलब संसाधन किसी क्षेत्र में है, उपयोग में लाने की संभावना है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ। उसे हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन कहेंगे कि हाँ, भविष्य में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे टॉपिक आ गया, मतलब यहाँ आपने क्या समझा कि उपयोग में आने की संभावना है, उपयोग में नहीं है, नहीं है, परंतु संभावना तो है, संभावना है कि ये उपयोग में आएगा। क्लियर? अब देखो, विकसित संसाधन, नाम से ही पता लग रहा है क्या है बेटा? विकसित। ध्यान से देखना, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल के बाद, सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। मतलब समझो ध्यान से, मतलब मान लो यहाँ पे हमें पता लग गया, क्या है बोलना जरा, संसाधन, समझना ध्यान से, हमें यहाँ पे पता लग गया कि इस विशेष क्षेत्र में क्या उपलब्ध है, संसाधन। ये उपयोग में नहीं है लेकिन आ सकता है, तो इसका नाम दे देंगे क्या? संभावी। लेकिन यहाँ सर्वेक्षण हो गया, जांच पड़ताल हो गया और पता लग गया कि इसकी मात्रा कितनी है और इसका गुण कैसा है, अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं है, ये दोनों की हमें जानकारी मिल गई। तो मतलब ये विकसित है। ये क्या है? विकसित है। हमें पता लग गया कि इस क्षेत्र में संसाधन है, उसकी मात्रा कितनी है और उसकी गुण कितनी है, इसकी जानकारी हमें मिल गई। तो इस संसाधन का हम सीधा सीधा नाम रख देते हैं विकसित। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, संसाधनों का विकास किसके आधार पर होता है? तकनीक और उनकी संभाव्यता के आधार पर होता है। मतलब तकनीक होगा और संभाव्यता मतलब संभावना है कि यहाँ पे ये सामान मिलेगा। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में किसी को दिक्कत नहीं। उपयोग में नहीं है लेकिन आने की संभावना है ना। दूसरा, मात्रा और गुण की जानकारी मिल चुकी है, तो पूर्ण रूप से विकसित संसाधन है। तीसरा देखो, भंडार, नाम से पता है भंडार माने स्टोर है जी। अब भंडार में क्या समझा रहा है? ऐसे संसाधन जो उपलब्ध है पर्यावरण में, जो हमारी आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसका यूज करें, तो उसे हम भंडार के रूप में देखते हैं कि अच्छा चलो ये संसाधन है, ये हमारे यूज में आ सकता है, ओह लेकिन यूज कैसे करें? अपने पास कोई तकनीक नहीं है तो छोड़ देते हैं ना, भंडार करके रख देते हैं, बेरी में भर लेते हैं, आज नहीं तो कल यूज करेंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं? भंडार संसाधन। मतलब प्यारे बच्चों ये उपलब्ध हैं, याद रखेंगे, ये पर्यावरण में है, पर्यावरण में उपलब्ध हैं, मानव की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम हैं, मानवीय आवश्यकता को ये पूर्ण कर सकते हैं, परंतु क्या इसमें कष्ट हो गया? अब तुम बताओ। परंतु तकनीक के अभाव, समझ रहे हो, तकनीक के अभाव के कारण अभाव में ये क्या हो गए हैं? भंडारित रूप में है। किस रूप में है? भंडारित रूप में है। जैसे बड़ी अच्छा से एग्जाम्पल समझाता है कि मान लीजिए जैसे जल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन का एक यौगिक है जिसमें बहुत सारा ऊर्जा है, लेकिन हमारे पास उच्च तकनीक नहीं है जिससे हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे ये समझा क्या रहा है ना, देखो ध्यान से, जैसे H2O माने जल, H2O में क्या है बेटा? तो हाइड्रोजन भी है ना, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन सभी को पता है कि ये जलता है, ऑक्सीजन सभी को पता है कि ये बुझाता है और सांस लेने भी काम आता है। अगर हमारे पास तकनीक हो जाए कि H2O को तोड़ करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तुरंत बदल दे, हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के द्वारा इनको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता है, टेक्नोलॉजी का अभाव। अगर ऐसा होता तो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हम धड़ाधड़
सब कोई घर में पानी को तोड़ तोड़ के ऑक्सीजन निकाल लेता, फिर इसको कहाँ करते, हाइड्रोजन को, दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए इनको किस में रख दिया गया, भंडार संसाधन में। अब देखो जो संचित कोष है ना, ये भंडार का ही हिस्सा है, भंडार का ही क्या है बुआ, अंग है। तो जो बातें भंडार में है वही बातें यहाँ है, समझो। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है राजा, देखो ना जी, कोष। सरस्वती पूजा में तोरा के कोनो नहीं बनाया होगा कोषाध्यक्ष, याद कुछ आया, जो पैसा कौड़ी अपने पास रखता होगा, है ना, उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश हैं, उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाएंगे। अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल में भविष्य में विद्युत उत्पन्न किया जाएगा, अच्छा ये आज भी हो रहा है, लेकिन जब किताबों का छपल था उस समय इतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था। वन में या बांधों में जल के रूप में हम लोग इनको संचित करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके 4 संसाधन के प्रकार यहां से हो गए समाप्त। अब जरा रिवीजन करो, तेजी से आ जाओ। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, उत्पत्ति के आधार पे, चैप्टर यहां से यहीं से पढ़ो। उत्पत्ति के आधार पे हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, 2, जय और अजैव। बोलो जरा क्या, जय और अजैव। जय कौन है, जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिसमें जैविक गुण है। अजैव कौन है, जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। उपयोगिता के आधार पे 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय कौन है, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक से हमें जो प्राप्त हो जाए नवीकरणीय है, और जो प्राप्त नहीं हो अनवीकरणीय है, जिसकी निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया में हो, क्या है, अनवीकरणीय है प्यारे बच्चों। फिर आपने पढ़ा स्वामित्व के आधार पे 4, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। खास व्यक्ति का अधिकार हो और वो बदले में टैक्स देता हो तो व्यक्तिगत। समुदाय का अधिकार होगा सामुदायिक। राष्ट्र का अधिकार है राष्ट्रीय, देश के अंदर जितना संसाधन, और कोई अंतरराष्ट्रीय संस्थान देखरेख कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। फिर विकास के आधार पे संभावी है, उपयोग में नहीं है लेकिन लाने की संभावना है तो संभावी। विकसित किसे कहेंगे, मात्रा गुण की जानकारी हमें प्राप्त है लेकिन तकनीक के अभाव के कारण यूज नहीं कर रहे हैं। भंडार क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारी जरूरत को पूर्ण कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण यूज नहीं किया तो भंडार के रूप में छोड़ दिया। संचित को संसाधन भंडार संसाधन का ही अंग है या क्या है, अंश है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत प्यारे बच्चों? देखो 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 देखो, राम सिया राम जय जय राम। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए प्यारे साथियों, अब इसके बाद बड़ी ही सुंदर सी टॉपिक शुरू होती है, ध्यान से देखना, जिसे हम लोग प्यारे साथियों कहते हैं क्या, नियोजन। क्या कहते हैं, नियोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं, प्लानिंग। देखो हम सभी को पता है कि किसी भी राष्ट्र का जो विकास का जो स्तर है कि राष्ट्र विकसित है और विकसित है, उसमें संसाधन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोई ऐसा देश है जहां पे महंगे संसाधन भरे पड़े होंगे प्यारे बच्चों, तो वो देश अमीर होगा। जैसे सऊदी अरबिया आप देख लीजिए, केवल तेल से चला गया, आगे निकल गया, है ना। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जो राज्य है, सब राज्यों में एक प्रकार का संसाधन है। राजस्थान में खूब बालू है तो अपने यहाँ बालू नहीं है, अपने यहाँ खूब पानी है तो वहां पानी नहीं है। झारखंड में खूब कोयला है तो अपने यहाँ कोयला नहीं है। बहुत ऐसे संसाधन है प्यारे बच्चों जो अनवीकरणीय है, जिनको हम लोग समाप्य संसाधन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समाप्य संसाधन यानी कि जो एक बार यूज करेंगे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो यदि उनका नियोजन न करें, प्लानिंग के तहत उनका अगर प्रयोग न करें तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य पीढ़ी को भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए विवेकपूर्ण उपयोग अगर करेंगे तो इसे हम संसाधन का नियोजन कहेंगे।
और अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी हमारे सामने समस्याएं क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। यही चीजें यहाँ पे समझाया गया प्यारे बच्चे, जो अभी हमने आपको समझाया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ना। कौन सी टॉपिक बताएंगे जरा, संसाधन नियोजन। संसाधन क्या प्यारे बच्चों, नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है प्यारे बच्चों, संसाधनों का विवेकपूर्ण क्या करना, उपयोग करना, ये है आपका संसाधन नियोजन। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। अब इसी के बाद प्यारे साथियों दूसरी टॉपिक शुरू होती है जिसे हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं भारत में संसाधन का नियोजन। अब देखो, भारत में संसाधन का नियोजन यानी कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब इसमें भारत सरकार जो है ना, जो अपना सरकार जो है वो भी जो है अच्छी तरीके से इसमें भूमिका निभा सकता है। ठीक है, हम लोग भी बेहतर कर सकते हैं, जिससे अगर सदुपयोग करें तो हमारे देश की उन्नति होगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नियोजन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तरीका ये है कि देश के अलग अलग प्रदेशों में हम संसाधन की पहचान करेंगे और सर्वेक्षण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। सर्वेक्षण के बाद उसका एक मानचित्र तैयार करेंगे, नक्शा तैयार करेंगे और उसके गुणवत्ता और मात्रा का हम लोग पता लगाएंगे। फिर जो है संसाधन का विकास, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी देखेंगे क्या चाहिए, किसी टीम ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, और फिर राष्ट्रीय विकास में हम संसाधन के विकास को जोड़ दें। इससे संसाधन का विकास होगा और देश का भी विकास होगा, और इस तरीके से हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। हम संसाधन का क्या कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं, संसाधन को हम बचा सकते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। अब आइए अगला जो टॉपिक है अपने सामने शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं संसाधनों का क्या, संरक्षण। ध्यान देना, अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। चलो ध्यान से देखो, संसाधनों का संरक्षण का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, संसाधनों का नियोजित एवं देख लो, संसाधनों का नियोजित एवं क्या करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना। क्या करना, नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये कहलाता है संसाधनों का संरक्षण। अब देखो आगे तुम्हें कोई भी मिलेगा, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, तो बस संसाधन के जगह मृदा लगा देना, तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। अच्छा, संरक्षण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सुरक्षा का सीधा मतलब क्या हो गया, बचाना, यानी कि बचाओ। अच्छा, क्यों बचाएं हम संसाधनों को, क्योंकि नहीं बचाएंगे ना इतना ज्यादा पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या शुरू हो जाएगा कि हम सब का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब जैसे तुम देखो ना, अंधाधुंध पेट्रोलियम का यूज करो, अंधाधुंध पेड़ पौधों को काटो, है ना, बर्बाद कर दो प्रकृति को, फिर देखो तबाही मच जाएगा कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, अनियमित रूप से वर्षा होगी, वर्षा में जो है एसिड रेन, अम्ल बारिश शुरू हो जाएगी, है ना, तबाही हो जाएगा। जितना आज प्रदूषण देख रहे हो और प्रदूषण बढ़ेगा तो पूरा मानव जगत जो है ना अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। देख ले यहाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याएं जन्म हो जाएंगी, जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। अब यहीं पे ये लाइन देखो, संसाधनों को बचाने के लिए बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसी क्रम में आते हैं हमारे बापूजी महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बचा बचा के स्टोर कर कर के बेरी में भर लेते हैं, वो फिर दूसरे के यूज में नहीं आता है। मतलब प्यारे बच्चों, हमारे पास आज पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है संसाधन का खूब बढ़िया से दुरुपयोग कीजिए, खूब बढ़िया से अपने पास जमाव कर लीजिए। इसी में मेघा पाटेकर, नाम याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था, इसको हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में। सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, आपने सुना होगा चिपको आंदोलन,
संदीप पांडे, वर्षा जल संचयन। ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से संसाधनों को पूरा का पूरा बचाने का प्यारे बच्चों प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं। इसी में सुनना बड़े ध्यान से, गांधी जी तो घोर विरोधी थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, वो हाथ पैर का ज्यादा उपयोग करना चाहते थे। इसी में ये वाला टॉपिक याद रखना, VVI क्वेश्चन लिख लेना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जब मानव या टेक्नोलॉजी से हम संसाधनों का शोषणात्मक प्रयोग करें, शोषण करें, संसाधन को बर्बाद कर दें हम या फिर टेक्नोलॉजी, तो उसे कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ये साफ VVI क्वेश्चन है। आ जाता है ना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो कुछ बच्चा ये होता है जो समझ लेता है ऐसी व्यवस्था जिसको डाकू लूट ले जाए उसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, संसाधनों को बचाने के लिए कुछ कुछ टॉपिक ध्यान रखो। सबसे पहले क्लब ऑफ रोम 1978 में वकालत किया था, संसाधन को बचाना चाहिए, क्लब ऑफ रोम में 1968 में। 74 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सारा का सारा राजा ऑब्जेक्टिव है। जब हम खुद बनवाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उन्होंने बुक निकाला था। इसी प्रकार आपको 1972 जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछ दिया है, कई बार हमसे ये पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसी को लेकर के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्वेटो सम्मेलन किया गया ताकि हम संसाधन को क्या कर सके, बचा सके। तो ये संसाधन संरक्षण में सारा का सारा व्यवस्था किया गया। अब लास्ट टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, सतत विकास की क्या अवधारणा। सतत विकास की क्या बोलो, अवधारणा। अब देखो ये सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है, देखो सतत का मतलब क्या होता है, जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, उस विकास को हम कहेंगे सतत विकास। तो अब जो है तीसरी टॉपिक यहां से हमें मिलती है प्यारे बच्चों, सतत विकास। तो सतत विकास क्या है, वैसा विकास है जिससे पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे और वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, उस विकास को हम कहते हैं सतत विकास। और प्यारे बच्चों, संसाधन के संरक्षण में सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास का विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे संसाधन हैं जो अगर अच्छा से उसका सतत विकास नहीं करे तो आज समाप्त हो जाएगा, फिर हमारी भविष्य की पीढ़ी को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए संसाधन संरक्षण में सतत विकास की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या किया गया है, आपको समझा दिया गया है। इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। खत्म हो गई बात। अब आगे जो है ये जो पीला पीला ब्रैकेट में है राजा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्वेटो सम्मेलन। अब क्या करना अंत में प्यारे बच्चों, इन सभी का तुम जो है एक चार्ट बना लेना। ध्यान, एक सभी बच्चे चार्ट बना देंगे, ठीक है। उसमें पहले में क्या आ गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आ गया, फिर बच्चा आ गया यहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, फिर यहाँ पे आ गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, फिर आ गया यहाँ पे तुम्हारा क्वेटो सम्मेलन, ठीक है, खूब ध्यान से। इसके बाद इसमें क्या तुमको चार्ट बनाना है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सम्मेलन। ध्यान से देख लो, ऐसे ही फेयर करना, ये सम्मेलन हो गया। इसके बाद वाले में तुमको लिखना है प्रतिनिधि, माने ये कब हुआ, डेट, इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे, ये आपको लिखना है। और विशेष, इनमें कोई विशेष पॉइंट दिया होगा उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आप घर पे अच्छे तरीके से क्या करना, चार्ट बना लेना, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कैसे, ध्यान दो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की आप बात करो, देखना ध्यान से, फिर एजेंडा 21 देखेंगे। आयोजन हुआ 3 जून से 1992, कहाँ, रियो डी जेनेरो में। या में कब है तो एक और खंड बना लेना, कहाँ, जहां का मिल जाएगा उत्तर लिखना, नहीं मिले वहां डैश दे देना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखो,
ठीक है ना। अब देखो, तो कब हुआ? 3 जून 1992 रियो डी जेनेरो में। इसमें लगभग 178 लोगों ने भाग लिया था, 178 लोगों ने इसमें भाग लिया था और इसी में समझौता किया गया था कार्यक्रम 21, जो अगला है एजेंडा 21 के बारे में। तो इसमें प्रतिनिधि कितने हो गए? 178। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ? 3 से 14 जून 1992 में। और इसमें विशेष क्या है? तो ये विशेष हो गया कि इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग इन सब पे चर्चा हुआ। कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र समझौता इसमें किए गए, ये तुम्हारा विशेष हो गया। अब इसी में कार्यक्रम क्या है? एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, जिसको यूनिसेड कहते हैं। रियो डी जेनेरो जगह है। सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्ष ने 800 पृष्ठ पर एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें तय हुआ सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम चलाना है, जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। और इसका खर्च वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की क्या की गई? स्थापना की गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण कोष की क्या की गई? स्थापना की गई। किसमें? एजेंडा 21 में। याद रखिएगा, ये 1992 की बात है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का ये डेट हो गया, न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें +5 सम्मेलन भी इसे कहा जाता है, याद रखना, इसे +5 सम्मेलन कहते हैं। तो ये तुम्हारा विशेष में हो गया, +5 सम्मेलन। प्रतिनिधि है, नहीं है तो डैश दे देना, विशेष मत भूलना। +5 सम्मेलन। क्वेटो सम्मेलन, तो उससे पहले तृतीय सम्मेलन देख लो। डेट ये हो गया 26 अगस्त से चला, 2002 में चला। जोहान्सबर्ग में हुआ। 150 धाराओं विश्व स्तरीय तैयार किया गया। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अलग अलग देशों से 2000 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ये लिख लेना, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। फिर आता है प्यारे बच्चों क्या? क्वेटो सम्मेलन। तो ये हुआ 1997 में। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग समझते हो? ज्यादा जो टेम्परेचर बढ़ गया, इससे बचाने के लिए किया गया। जापान के क्वेटो में सम्मेलन हुआ। 159 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस CO2, मीथेन, NO2, N2O, HFC और फ्लोरोकार्बन, है ना, सल्फर हेक्साक्लोराइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया। और इसको कैसे कटौती किया जाए, कैसे कम किया जाए, इस पर चर्चा हुआ। यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 8%, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 7%, जापान में 6% की कटौती पर सहमत हुए। इससे हम लोग देख लो क्या बोलते हैं, मेट्रियला समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। अब परीक्षा में आ जाएगा मेट्रियला समझौता 1987 में हुआ था। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, और ध्यान नहीं जाएगा, परीक्षा में MCQ में पूछ देगा तो लेका पक पक मुंह बाएगा। इसलिए ये अपना चार्ट जरूर बना लेना। इसी के साथ पहला परिचय खत्म होता है। अब हमारे सामने प्रश्न उत्तर है, तो अगली क्लास में इसका हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर आराम से। देखो लगभग सब हो गया। संसाधन क्या? संभावित संचित कोष हो गया। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तकनीक की क्या भूमिका है? सतत विकास की अवधारणा, स्वामित्व के आधार पर अलग संसाधनों का आप वर्गीकरण करें। तो उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आंसर आप खुद से लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको जरूर करा दूंगा। तो धन्यवाद, जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर प्यारे बच्चों? आप सब जान ही रहे हैं, मृदा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, जल्द मिलते हैं।